बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ले ली और बीजेपी का सपना पूरा हो गया कि भाई तीसरी बार सरकार बने। सरकार आप बैसाखी के जरिए कहें कि चल रही है या समर्थन के जरिए कहें चल रही है, लेकिन एक चीज जो मिसिंग है वो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और अनुशासन। ये पूरी तरह से बिखरी हुई बीजेपी नजर आ रही है। हम क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह इस पूरी चर्चा के दौरान निकलकर सामने आएगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर राकेश पाठक, उनका स्वागत करते हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। जी बहुत शुक्रिया जी। राकेश राकेश जी, शुरुआत मध्य प्रदेश से अगर हम कर लें, शिवराज सिंह चौहान बाई ट्रेन आते हैं शपथ लेने के बाद, मंत्री बनने के बाद, और हर स्टॉपेज पे अपना स्वागत करवाते हैं, मालाएं पहनवाते हैं, दिखाते हैं कि मैं शिवराज सिंह चौहान, टाइगर रिटर्न है, वापस आ गए। उनके बेटे का भाषण सुना तो लगा कि भाई ये तो या तो होने वाला विधायक बोल रहा है जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उस सीट का, या फिर ये शिवराज सिंह चौहान का दर्द है जो उनके बेटे के जरिए निकल रहा है। कह रहे हैं कि हमारा कद कम करने की भरपूर कोशिश हुई लेकिन दिल्ली तक गूंज है, दिल्ली नतमस्तक है, ये शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वजह क्या है पीछे की इसकी पूरी कहानी? देखिए, आपने चुनाव परिणाम निकलने के बाद जो चीजें मिसिंग है उनका जिक्र किया, उसमें एक चीज मिसिंग और है, उसे भी जोड़ लीजिए। वो है नरेंद्र मोदी का इकबाल, नरेंद्र मोदी का जलवा, नरेंद्र मोदी का भौकाल, नरेंद्र मोदी का डर। ये भी मिसिंग है। 4 जून की शाम के बाद से नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ी हुई ये सारी चीजें अब खत्म हो गई हैं। न केवल जनता के बीच से उनका डर खत्म हो गया है, जनता में उनका इकबाल खत्म हो गया है, विपक्ष में खत्म हो गया है। और इसका दावा राहुल गांधी ने खुद किया है। उन्होंने इसका श्रेय ले लिया है कि हमने नरेंद्र मोदी का जो डर था उसे खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में भी न केवल उनका डर खत्म हो गया, बल्कि अनुशासन भी अब तार तार होना शुरू हो गया है। शिवराज सिंह के सुपुत्र का बयान यूं ही नहीं आया है। आप उसका आकलन करके देखेंगे तो याद करेंगे, शिवराज सिंह चौहान 2023 के नवंबर महीने के चुनाव में बीजेपी को मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत दिलाते हैं, लेकिन उन्हें कोई श्रेय नहीं देता। पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी के खाते में ले जाने की कोशिश होती है। चुनाव नतीजे निकलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह चौहान से मिलते तक नहीं है, उन्हें टेलीफोन करके बधाई नहीं देते, अपने बधाई संदेशों में शिवराज का जिक्र नहीं करते। शिवराज सिंह कहते हैं, मर भी जाऊं तब भी दिल्ली कुछ मांगने नहीं जाऊंगा, या दिल्ली कुछ मांगने जाने से बेहतर है मर जाना। ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट बयान था, बहुत अतिवादी बयान था। तब लगा था कि दिल्ली और भोपाल के बीच, शिवराज और नरेंद्र मोदी के बीच सब कुछ सामान्य नहीं था। ये साबित हुआ क्योंकि शिवराज सिंह को 5वीं बार मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया मोदी शाह ने। उसके बाद लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट दे दिया विदिशा से। सब जानते थे विदिशा से वे चुनाव जीतेंगे। अब जो चुनाव परिणाम निकलने के बाद स्थिति बनी है, थोड़ा सा उसका आकलन और कर ले, फिर समझेंगे कि शिवराज सिंह के सुपुत्र आखिर ऐसा कह क्यों रहे हैं और ऐसा कहने की हिम्मत, दुस्साहस किन वजहों से उन्हें मिला है। उसमें एक सबसे बड़ी वजह है लोकसभा चुनाव का परिणाम, जिसमें नरेंद्र मोदी अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं दिला पाए। नंबर 2, वे खुद बनारस से जैसे तैसे चुनाव जीते हैं। राहुल गांधी के शब्दों में, नरेंद्र मोदी जान बचा कर आए बनारस से। कुल 240 भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनाव जीते हैं, नरेंद्र मोदी 116वें नंबर पर है। यानी अपनी पार्टी में ही उनकी जीत इतनी डाइल्यूट है, इतनी छोटी सी जीत है कि उनसे कहीं कहीं ज्यादा वोटों से जीतने वाले 115 लोग और हैं। कुल अगर एनडीए को जोड़ लेंगे तो ये आंकड़ा और ऊपर चला जाएगा। फिर तो नरेंद्र मोदी और नीचे सरक आएंगे, क्योंकि उनके घटक दल, जो सहयोगी दल है, उसमें कई नेता 1,52,000 से तो बहुत ज्यादा वोटों से जीते हैं। नरेंद्र मोदी तो सिर्फ 1,52 से जीते। अब आते हैं शिवराज सिंह चौहान पर। शिवराज सिंह चौहान 8.5 लाख वोटों से चुनाव जीते। नरेंद्र मोदी 1,52,000 से जीते। नरेंद्र मोदी 3 बार के मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान 4 बार के मुख्यमंत्री।
अब आते हैं शिवराज सिंह के सुपुत्र के बयान पर। ये जितने आधार हमने बताए, ये जितनी वजहें बताई, ये सारी वजूहात ये बताती हैं कि नरेंद्र मोदी का डर खत्म हो गया। इसीलिए तो शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र ये कहने का दुस्साहस कर पा रहे हैं कि दिल्ली नतमस्तक है। दिल्ली माने कौन? भाई, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से दिल्ली का मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे तो नहीं है, दिल्ली का मतलब राहुल गांधी भी नहीं है, दिल्ली का मतलब अरविंद केजरीवाल भी नहीं है। शिवराज सिंह के सुपुत्र जब कह रहे हैं कि दिल्ली नतमस्तक है, इसका मतलब यह है कि मोदी शाह नतमस्तक। इसका मतलब यह है कि चुनाव नतीजे निकलने के बाद शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता को, उनकी सत्ता को, उनकी विकल्पहीनता को, कि वे, उनका कोई विकल्प नहीं है, वे अपने आप में अपने तौर पर एक मेव ऐसे नेता हैं जो दिल्ली को झुका सकते हैं, दिल्ली को नतमस्तक करने का आशय ये है। कुल मिलाकर इससे ये समझ में आता है कि चुनाव नतीजे निकलने के बाद नरेंद्र मोदी का डर खत्म हुआ ही हुआ है। बीजेपी के भीतर का आंतरिक अनुशासन भी तार तार हो गया है। इसके कई नजारे अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। जी शाकिर। राकेश जी, फिर क्या शिवराज सिंह चौहान, जिस तरह से मैंने बताया कि ट्रेन के जरिए आना, लोगों से हर स्टॉपेज पर लोगों का मिलना, और उनके बेटे की तरफ से ये कहना कि भाई आप लोगों ने तो हमारा सर ऊंचा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिक्र हो रहा है शिवराज सिंह चौहान की जीत का। क्या मध्य प्रदेश सेंट्रिक होकर रहना चाहते हैं शिवराज सिंह चौहान, या अपने बेटे को मध्य प्रदेश की विरासत, सियासी विरासत ट्रांसफर करने के लिए भी ये तमाम चीजें हो रही हैं? देखिए, मध्य प्रदेश सेंट्रिक तो अब शिवराज सिंह चौहान नहीं होना चाहते, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, अगर उन्हें मुख्यमंत्री उस वक्त बना दिया जाता है नवंबर दिसंबर में, तो शायद वे अपने आप को यहां तक सीमित कर लेते। वो भी इसलिए कि तब ये लग रहा था कि नरेंद्र मोदी तो 400 पार जाएंगे, अब की बार 400 पार। नरेंद्र मोदी तो अविनाशी हैं, नरेंद्र मोदी अवतार हैं, दैवी चमत्कार हैं, बायोलॉजिकल नहीं है। लेकिन जब इन सारे दावों का शीराजा बिखर गया चुनाव परिणाम में, शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंच गए, तो अब वे मध्य प्रदेश सेंट्रिक नहीं होना चाहते। मुझे लग रहा है कि अब तो वे दिल्ली की गद्दी पर दावा ठोकने की तैयारी में होंगे। जिस तरह एनडीए की सरकार हिलते डुलते चल रही है, डावाडोल, अभी तो 14 दिन हुए सरकार बने हुए, नरेंद्र मोदी की खुद की विश्वसनीयता खत्म हुई है। नरेंद्र मोदी के प्रति संघ का जो भाव था उसमें अंतर आया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बहुत सहज नहीं है नरेंद्र मोदी को लेकर। तो अब नरेंद्र मोदी के विकल्पों की तलाश होने लगी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान और उनके आसपास जो सलाहकार होंगे, वे अब इस तैयारी में होंगे कि किसी भी अगले अवसर पर कोई कमजोर कड़ी आए, कोई कमजोर घड़ी आए, तो ऐसी कमजोर कड़ी और ऐसी कमजोर घड़ी में नरेंद्र मोदी की जगह जब विकल्पों की तलाश हो, तो उनमें एक नाम शिवराज सिंह चौहान का होना चाहिए। वे अपनी दावेदारी अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली की गद्दी पर बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे करके। और शिवराज सिंह चौहान कोई हड़बड़िया, कोई तुरंता फैसला करने वाले नेता नहीं है, किसी जल्दी में नहीं है। वे हर परिस्थितियों का बड़े धैर्य से सामना करते हैं। जब वे पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब से अब तक उनकी पूरी राजनीति आप देख लीजिए। कई बार ऐसा लगा था मोदी शाह उन्हें हाशिए पर पहुंचा देंगे, उन्हें घर बैठा दिया जाएगा, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तब ऐसा लगा कि उनकी पारी अब खत्म है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान खुद कह चुके हैं कि मैं फिनिक्स की तरह अपनी राख से फिर जन्म लूंगा। जब विधानसभा चुनाव परिणाम निकलने के बाद उन्हें इस तरह से हाशिए पर धकेलने की कोशिशें हुई थी, तब उन्होंने कहा था। तो मुझे लग रहा है शिवराज नाम का जो फिनिक्स पक्षी अभी दिल्ली पर अपने डैने पसार रहा है, उसके पंख दिल्ली की तरफ फड़फड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दिल्ली इसको लेकर चिंतित है। और इस बयान को भी बहुत गंभीरता से लिया गया होगा। आप सोच कर देखिए, किस तरह का बयान कोई कांग्रेस का नेता देता, विपक्ष का कोई नेता देता, तो समझ में आती। जैसे राहुल गांधी ने कह दिया कि हमने नरेंद्र मोदी का भौकाल खत्म कर दिया, हमने उनके डर को डिस्ट्रॉय कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, समझ में आता है। लेकिन बीजेपी के नेता का सुपुत्र ये कहे, तो दो बातें उसमें लगती हैं। एक तो ये दावे वाली बात तो है ही दिल्ली पर अपने पिता की,
दूसरी बात जो आपने विरासत की बात पूछी थी, मुझे लगता है आने वाले कल में जब उनकी सीट पर विधानसभा उपचुनाव होगा, तो अभी से उनके सुपुत्र ने ये दावेदारी कर दी है, तो जब टिकट का फैसला होने का समय आए, तो बहुत आसानी से सिर्फ परिवारवाद का राग अलाप कर शिवराज सिंह के सुपुत्र का टिकट नहीं काटा जा सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जी शाकिर। बिल्कुल, इस शिवराज सिंह चौहान के बेटे बीजेपी यानी दिल्ली को चुनौती दे रहे हैं, तो एक चुनौती दिल्ली को मिल रही है बीजेपी को उत्तर प्रदेश से। एक तो सीटें कम हो गई वो अलग, दूसरी बात जब हार की समीक्षा कर रहे हैं, जब उस मातम में बैठकर ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये हुआ कैसे, तो उस मातम में भी विद्रोह हो रहा है। सहारनपुर, वहां पर मारपीट, नारेबाजी, उसके बाद आगे बढ़ते चले जाइए, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, अयोध्या में जो हुआ वो तो एक तरह से हेडलाइंस बन गया कि गनर वापस ले लिया गया। और आप देखिए कि बीजेपी की समीक्षा बैठक है और जिलाधिकारी वहां पर हाजिरी लगा रहे हैं। ये किस तरह का पॉलिटिकल मूव है एडमिनिस्ट्रेशन का? क्या जिलाधिकारी महोदय को भी बीजेपी ने कोई जिम्मेदारी दी थी कि भाई ये सीट जीत के देनी है और हार गए तो आइए बताइए क्यों हार गए? ये तमाम चीजें जो उत्तर प्रदेश में हो रही है, शायद योगी आदित्यनाथ, क्या बीजेपी के किसी नेता ने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से गिरेबान पकड़े जाएंगे, इस तरह से करप्शन के सीधे आरोप संजीव बालिया और संगीत सोम के बीच में सीधे करप्शन के आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुले तौर पर लगाए जा रहे हैं। ये स्थिति क्या बीजेपी के लिए सबसे डरावनी नहीं होगी? देखिए, निश्चित तौर पर जब भी किसी पार्टी में ऐसा होता है, तो उसका पहला अर्थ तो ये होता है कि उसकी जो केंद्रीय सत्ता है वो बहुत कमजोर हो गई है। कांग्रेस ने भी ऐसा हाल देखा है और कांग्रेस में तो आज भी यही हाल है। कांग्रेस में अब चूंकि राहुल गांधी ने कांग्रेस को फिर से खड़ा किया है, पुनर्जीवित किया है, दुगनी सीटों पर पहुंचाया है, अब थोड़ा शायद कांग्रेस की केंद्रीय सत्ता का डर, भय, खौफ, अनुशासन का डंडा राज्यों पर चलेगा और लोगों को डर पैदा होगा। लेकिन बीजेपी में कोई कल्पना नहीं कर सकता था मोदी शाह के युग में उत्तर प्रदेश में जो हालात हो रहे हैं, जिस तरह मारपीट की घटनाएं हो रही हैं, आप बता रहे हैं, हम सब लोग लगातार देख रहे हैं। महंत राजू दास, हनुमानगढ़ी के संत और कलेक्टर अयोध्या विवाद कर रहे हैं। पहली बात तो दोनों ही लोगों का सीधे क्या लेना देना, बीजेपी हार गई, कलेक्टर का क्या लेना देना, महंत राजू दास को क्या लेना देना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ने जिस तरह धार्मिक संस्थाओं को, धार्मिक मठों को राजनीति की गिरफ्त में लिया है, उसी तरह उसने प्रशासनिक तंत्र को भी राजनीति के रंग में रंग दिया है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ब्यूरोक्रेसी का, पुलिस का एक बड़ा अमला है जो खुलेआम राजनीतिक अपनी पक्षधरता प्रदर्शित करता है। सरेआम वर्दी में मारपीट करते हुए सिपाही देखे गए थे कि अनाज लेते हो 5 किलो, मोदी से वोट नहीं दोगे तो पिटाई लगाई जा रही थी। एक गरीब की वर्दीधारी पिटाई लगा रहे थे। इसी तरह से कलेक्टर समीक्षा बैठक में जा रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है। और मंत्रियों का, आपने कहा संजीव बालियान के खिलाफ संगीत सो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीद ली है, कैसे कैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एक और चीज और जोड़ लीजिए इसमें, योगी आदित्यनाथ की अपनी एक संस्था है हिंदू युवा वाहिनी। सब जानते हैं योगी आदित्यनाथ का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी से सीधा कोई लेना देना नहीं। योगी आदित्यनाथ संघ के आदमी कभी नहीं थे। बीजेपी में जरूर वे जब राजनीति में आए तो बीजेपी सक्रिय है, लेकिन वे संघ के स्वयंसेवक और कार्यकर्ता कभी नहीं रहे। जो ओटीसी कैंप वगैरह होते हैं संघ के, वो योगी आदित्यनाथ ने कभी नहीं किया। उनकी हिंदू युवा वाहिनी संघ का एक समानांतर, संघ के समानांतर एक संगठन के रूप में काम करता था। 5 साल से उसकी कोई बैठक नहीं हुई थी शाकिर भाई, लेकिन अचानक अब योगी आदित्यनाथ उसकी बैठकें ले रहे हैं। हिंदू भाई युवा वाहिनी सक्रिय हो गई है फिर से। घटनाक्रम सबसे ज्यादा उच्छृंखल और अनुशासनहीन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। यानी ये सारी चीजें दिल्ली को चुनौती देने का काम कर रही हैं। मध्य प्रदेश में तो सिर्फ एक बयान आया है अभी, लेकिन जितनी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो गई हैं, झगड़े की, मारपीट की, बयानबाजी की, पत्रकार वार्ता की, ये सब ये बताता है कि अब दिल्ली का डर नहीं रहा, केंद्रीय सत्ता की चिंता अब किसी को नहीं रही। ये जो बीजेपी अपने आप को देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं की पार्टी कहती थी, उसके कार्यकर्ता यद्यपि देव दुर्लभ तो कभी नहीं थे, जैसे मनुष्य होते हैं हर पार्टी में जैसे लोग होते हैं वैसे ही थे, लेकिन वो भ्रम भी टूट गया।
एक आंखों का पर्दा था कि नहीं, बीजेपी में बड़ा अनुशासन होता है, चाल चेहरा चरित्र की बात करती थी बीजेपी, कि हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के लोगों का चाल चेहरा चरित्र दूसरों से अलग है। तो अब ये हो गया है कि अलग अलग कुछ नहीं है, सब एक से है। लेकिन इसमें इस ये अतिरिक्त कौन है, वो ये है कि ये सारी घटनाएं नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बन रही है। आप कल्पना करके देखिए, अगर बीजेपी की खुद की 272 सीटें आ गई होती तो क्या सचमुच में ऐसा कोई कुछ बोल पाता? कोई दिल्ली के नतमस्तक होने का दावा कर पाता? क्या योगी आदित्यनाथ बैठकें ले रहे होते अपने हिंदी युवा वाहिनी की, अपने संगठन की? क्या इस तरह की मारपीटें हो रही होती? क्या केंद्रीय मंत्री, जो कि अब नहीं है संजीव बालियान, तो लेकिन उनके खिलाफ कोई पार्टी नेता बयान दे रहा होता, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पा रहा होता? चूंकि उनकी सत्ता डामाडोल है, लोगों को ये भरोसा भी हो गया है कि ये तो कभी भी कर सकती है। ये दावा सिर्फ विपक्ष का नहीं है, ये दावा सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे का नहीं है कि सरकार नहीं चलेगी। अंदर खाने तो बीजेपी के लोग भी जानते हैं, ये सरकार सुरक्षित नहीं है, ये डगमगा रही है, ये दो तीन अलग अलग पायों पर टिकी हुई कुर्सी है, कोई एक पाया भी निकल गया तो कुर्सी गिर पड़ेगी। मैं बैसाखियों शब्द के इस्तेमाल से बचता हूं, आपसे भी अनुरोध करूंगा कि जब भी सरकार के बारे में बात हो तो बैसाखी शब्द ना कहें। बैसाखियां हमारे अपने जैसे, हमारे आपके जैसे किसी इंसान की अशक्तता और विकलांगता, विकलांग भी आजकल नहीं कहते, दिव्यांगता के चलते उसे मजबूरी में उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। नरेंद्र मोदी भी मजबूर हैं, हम जानते हैं। आप ये कह सकते हैं लोगों के सहारे पर यह सरकार चल रही है। टीडीपी, जेडीयू और छोटे छोटे एक एक पार्टी वाले दल, उनके सहारे, उनके कंधों पर हाथ रख के नरेंद्र मोदी की सरकार घिसटते हुए चल रही है और पता नहीं कब भरभरा कर गिर जाए। तो मूल वजह इसकी यह है कि सरकार कमजोर है, नरेंद्र मोदी कमजोर हैं, अमित शाह कमजोर हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अभी केंद्र में मंत्री बन गए हैं, उनका तो हटना ही पड़ेगा अपने पद से। तो लोगों में डर नहीं रहा, न पार्टी के कार्यकर्ताओं में, न विपक्ष में। जी बिल्कुल। राकेश जी, आखिर में एक चीज ये कि क्या यही डर जो उत्तर प्रदेश की सड़कों पर दिख रहा है, जो शिवराज सिंह चौहान के बेटे के बयान में है, यही डर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह के भीतर है, तभी बीजेपी के सांसदों की कोई बैठक नहीं हुई, बीजेपी ने अपने संसदीय दल की कोई बैठक नहीं बुलाई, इसी डर की वजह से कि कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर पूरा शिराजा बिखर जाए। और दूसरी तरफ आरएसएस की दूरी प्रधानमंत्री मोदी से इतनी कि नागपुर से सीधे गोरखपुर तो पहुंच गए, लेकिन दिल्ली में एक भी मुलाकात नहीं हो पाई। नागपुर से पहुंचने वाले सरसंघ चालक की मुलाकात तो योगी आदित्यनाथ से भी नहीं हुई है। लेकिन आपने बहुत गंभीर विषय उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक आज तक नहीं हुई है। ये भी इतिहास में पहली बार हुआ होगा, जहां तक मेरी जानकारी है। 35-36 साल हो गए पत्रकारिता, मैंने नहीं सुना कभी कि किसी भी चुनाव के बाद, आम चुनाव के बाद, संबंधित पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों की बैठक न हुई हो, पार्टी के सांसदों ने अपने नेता का चयन न किया हो और उससे पहले गठबंधन के नेता का चयन हो जाए, पूरा गठबंधन किसी को अपना नेता मान ले, वो नेता प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले ले, कल संसद का भी सामना करेगा वो नेता परसों, लेकिन अपनी पार्टी के लोगों ने अभी उसे नेता नहीं चुना है। ये अपने आप में एक पहेली। कायदे से देखा जाए, नैतिक रूप से, हम नहीं जानते संवैधानिक बाध्यता इसकी कितनी है और क्या है, हम कोई बहुत संविधान विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन पत्रकारिता के एक साधारण विद्यार्थी के नाते मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी का अभी प्रधानमंत्री पद पर रहना, प्रधानमंत्री होना, ये सिर्फ कार्यपालिक प्रधानमंत्री उन्हें मानना चाहिए, जब तक कि वे अपनी पार्टी के संसदीय दल की बैठक में नेता न चुन लिए जाए। अब आपने जिस डर का सवाल पूछा, मैं उसका उत्तर भी देता हूं। देखिए, डर तो है उनके अंदर। डराने वाले कौन लोग हैं? प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग। प्रोफेसर स्वामी ने ट्वीट करके बयान जारी करके कहा है कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो और उसमें नेता का चयन गुप्त मतदान से होना चाहिए, सीक्रेट बैलेट से। अब आप सोचिए, नरेंद्र मोदी को डर नहीं लग रहा होगा कि अगर गुप्त मतदान हुआ तो 240-241 लोगों में से अगर 122 लोगों ने नितिन गडकरी या शिवराज सिंह या XYZ किसी के भी नाम पर वोट डाल दिया तो मैं तो प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा। इसीलिए जो बैठक हुई थी, तथाकथित बैठक, उसमें सांसदों के अलावा
मुख्यमंत्री तक बुला लिए गए थे, वे भी बैठे थे। जबकि कायदा और परंपरा ये है कि जब संसदीय दल की बैठक है तो सिर्फ सांसद उसमें आ सकते हैं, मुख्यमंत्री नहीं आ सकते। अगर किसी प्रदेश में, प्रदेश की राजधानी में या कहीं भी विधायक दल की बैठक हो तो विधायक ही आ सकते हैं। पार्टी के महामंत्री या प्रधानमंत्री या दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री आकर थोड़ी बैठ जाएंगे उसमें। तो हम इसको इस डर के रूप में ही रेखांकित करते हैं कि नरेंद्र मोदी को डर है कि उनकी अपनी पार्टी के भीतर से ही कोई खामोश विद्रोह ना हो जाए, बेआवाज तख्ता पलट ना हो जाए, उन्हें आवाज भी ना सुनाई दे और मालूम हो कि शाम को पर्चियां खुली तो नरेंद्र मोदी की जगह नितिन गडकरी को लोगों ने अपना नेता चुन लिया। फिर उनके पास करने को कुछ नहीं रहेगा, भूचाल आ जाएगा भारत की राजनीति में। क्योंकि नरेंद्र मोदी तो अविनाशी है, तो ये तो 1000 साल का प्लान बनाकर चल रहे हैं। बाकायदा उन्होंने इस चुनाव में कहा मेरे पास तो 1000 साल की योजना है, तो वे कैसे प्रधानमंत्री पद छोड़ सकते हैं? ये डर ही है उनका, जिसकी वजह से वे बैठक नहीं बुला रहे। अंतिम बात, आज की इस बातचीत को यहाँ खत्म करें, एक डर और भी रेखांकित कर, वो डर सड़क से लेकर संसद तक का है। सड़कों पर हमने कल देखा कि नीट की परीक्षा को लेकर देश भर में कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया, बहुत बड़ा आंदोलन था, हजारों लाखों लोग उसमें शामिल हुए। दूसरा डर है सदन का। संसद के फ्लोर पर जिस दिन स्पीकर का चुनाव होगा, जिस दिन उन्हें विश्वास मत साबित करना होगा, जिस दिन उन्हें बिल पारित करने होंगे, जिस दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद की बहस होगी, जिस दिन किसी भी चीज पर, किसी भी बिल पर मतदान की नौबत आएगी, उस दिन नरेंद्र मोदी डरे रहेंगे जब तक कि फैसला नहीं आ जाएगा। अब वो दौर नहीं है विपक्ष का कि आप ध्वनि मत से शोर शराबा करके 149 सांसदों को निलंबित करके मार्शल्स के जरिए बाहर फिकवा के बिल पास करा लें। अब वो जमाना गुजर गया है। वो दिन हवा हुए जब खलील खां फाख्ता उड़ाते थे, अब तो उनके खुद के फाख्ता उड़े हुए हैं। क्योंकि सदन में 102, 103 सांसदों के साथ तो खुद कांग्रेस खड़ी हो गई सामने। 37 सांसद होंगे समाजवादी पार्टी के, शिवसेना के, शरद पवार के, एक और क्या नाम है, ममता बनर्जी, टीएमसी। कितनी बड़ी संख्या में विपक्ष, कितना मजबूत विपक्ष उन्हें दिखाई देगा। नरेंद्र मोदी को आदत नहीं है विपक्ष की। जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी विपक्ष का सामना नहीं करना पड़ा। एक अवसर जरूर आया पिछली बार विधानसभा में, जब वे अंतिम बार मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले 90 के आसपास शायद विधायक हो गए थे वहां कांग्रेस के, बड़ा बहुमत प्राप्त कर लिया था। सरकार बनते बनते रह गई थी कांग्रेस की। लेकिन उसके बाद लोकसभा में तो पिछले 10 साल से उन्हें बित्ती भर का छोटा सा टुइया सा विपक्ष मिला था, लेकिन अब तो लगभग बराबरी का विपक्ष सामने है। और जरा से किसी बिल में संख्या ऊपर नीचे हो गई तो सरकार गिर पड़ेगी। सदन में तो आप किसी भी मुद्दे पर अगर अल्पमत में साबित होते हैं तो सदन का विश्वास खो बैठते हैं, आपकी सरकार अल्पमत में आ जाती है। तो ये सारे डर उन्हें सड़क से लेकर संसद तक के लिए सता रहे। आने वाले दिन बहुत दिलचस्प होंगे। देखिए, जिस दिन पहले दिन सत्र बैठेगा उस दिन नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखना होगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे और विपक्ष के लोगों के तेवर भी देखने होंगे। जी, बहुत शुक्रिया राकेश जी, बोलता हिंदुस्तान को वक्त देने के लिए, हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत शुक्रिया।